नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर खिलाड़ियों को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों की सुविधा के लिए कई कदम उठा रही है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है और पदक तालिका में हरियाणा का योगदान अविश्वसनीय है। उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री द्वारा पैरालंपिक में हरियाणा के पदक विजेता और प्रतिभागी 19 खिलाड़ियों को 27 करोड़ रुपए से अधिक की पुरस्कार राशि वितरित की गई। इस साल के खेलों में देश ने सबसे अधिक यानी 19 पदक जीते हैं, जिनमें 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। और हरियाणा के खिलाड़ियों की बात करें तो 5 खिलाड़ियों ने कुल 6 पदक हासिल किए हैं, जिनमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। एक दिन पहले ही सरकारी अधिकारियों की हाई लेवल कमेटी की बैठक में जाने से इनकार कर चुके किसान रविवार को अपने फैसले पर अडिग रहे। मुरथल में आयोजित इस बैठक में कोई भी किसान संगठन से कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचा। वहीं किसानों के धरने से प्रभावित सभी औद्योगिक क्षेत्रों के प्रतिनिधि के तौर पर उद्योगपति अधिकारियों ने बैठक में पहुंचकर अधिकारियों के सामने अपनी परेशानी रखी। कमेटी के प्रमुख राजीव अरोड़ा ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक ही बैठक रखी गई थी। जरूरत पड़ी तो कमेटी सिंगू बॉर्डर पर पहुंचकर किसानों से बातचीत करेगी। हरियाणा सरकार की ओर से एक बार फिर हरियाणा मिनी अलर्ट लॉकडाउन अब 4 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। इस बार कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थान कोविड-19 संक्रमण की गाइडलाइन के साथ में शर्तों के साथ खोले जाएंगे। खास बात यह है कि 20 सितंबर की सुबह सोमवार को मिनी लॉकडाउन सुबह 5 बजे समाप्त हो रहा था। सरकार की ओर से जारी आदेशों में बताया गया है कि सरकारी और निजी कॉलेज कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए खोले जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खोलने की अनुमति शर्त के साथ दे दी है। इसके अलावा राज्य सरकार के आदेश में अधिकांश दिशा निर्देश पिछली बार वाले ही रहेंगे, जिनमें जिम, रेस्टोरेंट, बार सभी को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन कोविड की गाइडलाइन का पूरा करते हुए इनकी पालना करना जरूरी होगा। सभी को अपनी सीटिंग का 50% इस्तेमाल करने की अनुमति रहेगी। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि भाजपा जसपा गठबंधन सरकार की गलत नीतियों के कारण हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय घटी है। प्रति व्यक्ति आय घटने का खुलासा आरबीआई की भारतीय अर्थव्यवस्था पर जारी रिपोर्ट में हुआ है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी बढ़ने के मामले में बार बार झूठ बोलने वाली प्रदेश सरकार अब आरबीआई की रिपोर्ट को गलत साबित करने के लिए किसी झूठ का सहारा लेगी। कुमारी शैलजा ने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक 15 राज्यों की जीडीपी साल 2019-20 के मुकाबले 2020-21 में कम हो गई है, जिनमें से 9 राज्य ऐसे हैं जिनमें यह पिछले 2 वर्ष के स्तर तक फिसल गई है। इन 9 राज्यों में हरियाणा भी शामिल है। एक्ट्रेस सपना चौधरी के डांस के आज लाखों दीवाने हैं। सपना की एक झलक पाकर ही उनके फैंस पागल हो जाते हैं। आजकल एक्ट्रेस के एक के बाद एक नए गाने रिलीज हो रहे हैं, जिसे लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। हाल ही में डांसिंग क्वीन सपना का एक नया गाना सासू थारो छोरो रिलीज हुआ था। इस गाने में सपना की एक्टिंग और डांस दोनों ही देखने को मिले थे। वहीं अब सपना चौधरी का एक सैड सॉन्ग गुलाम रिलीज हुआ है। इस गाने में एक्ट्रेस का एक अलग ही अवतार देखने को मिल रहा है। इस गाने में सपना के इमोशनल अंदाज को देखकर आपका दिल पिघल जाएगा। सपना के नए गाने में एक्ट्रेस के साथ सचिन सिंह नजर आए हैं। इस गाने को रुचिका जांगिड़ ने अपने सुरों से सजाया है। इस गाने को लिरिक्स एंडी दहिया ने लिखे हैं। इस गाने को लोगों का खूब प्यार मिल रहा है। चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए विद्यार्थी अब 22 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन। चौधरी देवलाल विश्वविद्यालय सिरसा के कुलपति प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक ने विद्यार्थियों की मांग पर यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के आवेदन के लिए अंतिम तिथि 3 दिन और बढ़ा दी है। स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अब 19 सितंबर से बढ़ाकर 22 सितंबर कर दी गई है, परंतु काउंसलिंग शेड्यूल में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय के अंतर्गत चल रहे एमपीएड, बीपीएड तथा डीपीएड के पाठ्यक्रमों के दाखिले तथा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के शेड्यूल में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इन पाठ्यक्रमों में एडमिशन शेड्यूल पूर्व निर्धारित तिथि तथा समय पर ही होगा। अब वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाना व संशोधन करवाना हुआ आसान। भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट से संबंधित तमाम दिक्कतों को घर बैठे दूर करने के लिए एक मोबाइल ऐप जारी किया है। वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप यानी VHA नाम के इस मोबाइल ऐप के जरिए नागरिकों को वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने, उसमें संशोधन करवाने, एक ही विधानसभा के किसी अन्य भाग में स्थानांतरण या फिर एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा में स्थानांतरण तथा चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को जानने व चुनाव के नतीजे जानने की सुविधा मिलेगी। यह ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। कोई भी भारतीय नागरिक अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन में इसे बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकता है।
हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से एक नया प्रस्ताव निजी स्कूल संचालकों के लिए नया सिरदर्द खड़ा हो गया है। खासतौर पर सीबीएसई और बाकी बोर्ड के तहत स्कूल चलाने वाले संचालकों में इस प्रस्ताव को लेकर अभी से नाराजगी देखी जा रही है। पूरा मामला 8वीं बोर्ड की एक दशक बाद शुरू होने जा रही परीक्षा को लेकर तैयार किए गए प्रस्ताव से संबंधित है। निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि हरियाणा का शिक्षा बोर्ड अन्य किसी बोर्ड की 8वीं की परीक्षा कैसे ले सकता है। जो पत्र भेजा गया है उसके चलते शिक्षा विभाग, शिक्षा मुख्यालय पंचकुला के सीनियर अधिकारी भी सख्ते में आ गए हैं। विभाग के सीनियर अधिकारी ने बताया कि कोई अन्य बोर्ड हमारे बोर्ड को 8वीं की परीक्षा लेने की सहमति व अनुमति क्यों देगा। पत्र के अनुसार सीबीएसई के अलावा अन्य बोर्ड की परीक्षा लेने का प्रस्ताव भी है, तो ऐसे में हर कोई मंथन कर रहा है। दूसरी तरफ हरियाणा शिक्षा बोर्ड विभानी के चेयरमैन का कहना है कि इस संबंध में किसी को कोई आपत्ति है तो वह अपनी बात कह सकता है। इसमें कोई भी अंतिम फैसला सरकार को लेना है। मौसम की जानकारी की बात करें तो हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान में अभी और होगी बरसात। किसान रहे अलर्ट। आगामी 28 सितंबर तक मौसम गतिशील और परिवर्तनशील रहेगा। बारिश की संभावनाएं अभी खत्म नहीं हुई है और यह अभी जारी रह सकती है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और वर्तमान में राजस्थान में बादलों ने डेरा जमा रखा है। धूप का लुका छिपी का खेल चल रहा है, जिससे मौसम सुहावना बना हुआ है। आमजन को तो गर्मी से राहत मिली है, परंतु बारिश आने से किसानों को खरीफ की फसलों में नुकसान भी हुआ है। वहीं आगामी रबी फसलों के लिए इस बारिश का बहुत अधिक फायदा भी होगा। बंगाल की खाड़ी पर एक और सितंबर महीने का तीसरा चक्रवाती सिस्टम, जो बाद में लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा, वह 19 सितंबर से बनने वाला है और उसका भी पूरे इलाके पर यानी दिल्ली, एनसीआर, दक्षिण हरियाणा और राजस्थान पर कहीं अधिक तो कहीं कम प्रभाव देखने को मिलेगा। इस सिस्टम का प्रभाव राजस्थान पर अधिक देखने को मिलेगा। आईटीआई में सत्र 2021-22 के दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार 30 सितंबर तक ITI हरियाणा admission.nic.in वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दाखिला से संबंधित जानकारी, संस्थानों की सूची एवं दाखिले के लिए उपलब्ध संस्थावार सीटों की सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। दाखिले के लिए प्रार्थी के पास अपना आधार कार्ड नंबर, ईमेल ID, परिवार पहचान पत्र, नवीनतम फोटो, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र यानी 10वीं व 12वीं की मार्कशीट, चरित्र प्रमाण पत्र तथा अपना निजी मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यदि कोई आरक्षण का लाभ लेना चाहता है तो संबंधित प्रमाण पत्र आवश्यक है। ऑनलाइन काउंसलिंग फीस 50 रुपए अनुसूचित जाति व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा 100 रुपए अन्य वर्ग के यानी सामान्य प्रार्थियों के लिए रखी गई है। हरियाणा में एक विधायक ने अफसरों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक ने कहा है कि जब अफसर मेरी ही नहीं सुनते हैं तो आम जनता की तो कैसे सुनते होंगे। दरअसल पुंडरी विधानसभा से निर्दलीय विधायक रणधीर सिंह गोलन के ये आरोप है। रणधीर गोलन पुंडरी से निर्दलीय विधायक के रूप में जीत कर आए हैं और उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया हुआ है। सरकार ने गोलन को हरियाणा पर्यटन निगम में चेयरमैन बनाया हुआ है। अब विधायक गोलन अफसरों की नजरअंदाजी से खासी नाराज हैं। अब उनका पब्लिक के बीच दर्द छलक गया है और उन्होंने कह दिया है कि थाने और तहसील में तो बिना रिश्वत के काम ही नहीं होते हैं। पुलिस की मिलीभगत से सट्टा व नशे का कारोबार बढ़ रहा है। अफसरों से तंग गोलन ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता बुलाई और उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर इन अफसरों का इलाज नहीं किया गया तो वे अपना समर्थन वापस ले लेंगे। यमुनानगर में एम्बुलेंस ड्राइवर के पदों पर निकली भर्ती। 24 सितंबर से पहले करें ऑफलाइन आवेदन। सिविल सर्जन कार्यालय यमुनानगर ने 27 एम्बुलेंस चालक के पद के लिए ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। रिक्त पदों की संख्या की बात करें तो 27 रखे गए हैं। इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के आधार पर इस रोजगार में प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। लास्ट डेट की बात करें तो 24/9/2021 यानी 24 सितंबर 2021 तय की गई है। उम्र 18 साल से लेकर 42 साल के मध्य होनी चाहिए। इस रोजगार के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा। काफी जद्दोजहद के बाद पंजाब का सीएम प्रकरण तो सुलझ गया, लेकिन कांग्रेस के लिए एक और नई चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि पंजाब के प्रकरण को देखकर हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा विरोधी धड़ा सुलग गया है। अब हरियाणा कांग्रेस में चर्चाओं का दौर गर्म है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कार्यशैली के विरोधी रहे नेताओं में चर्चा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आदतें कैप्टन अमरिंदर सिंह से मेल खाती हैं। कांग्रेस हाईकमान ने अब नीति व नियम बदलने का प्रमाण पंजाब में दे दिया है। इसको हरियाणा में भी जारी रखा जा सकता है। सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि कैप्टन का हाल देखकर हुड्डा का व्यवहार बदलेगा या विरोधी धड़े को जद्दोजहद करनी पड़ेगी। कांग्रेसियों में चर्चा है कि भूपेंद्र व अमरिंदर की नीति मनमानी करने वाली रही है। दोनों मनमानी करते हुए हाईकमान पर दबाव बनाते रहे हैं। पिछले 7 साल से प्रदेश में कांग्रेस का संगठन ही खड़ा नहीं होने दिया है। पहले प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर और अब कुमारी शैलजा के खिलाफ काम करने में जुटे हुए हैं।
प्रदेश में कांग्रेस 4 गुटों में बटी हुई है। 3 गुट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ हैं और भूपेंद्र हुड्डा भी तीनों के विरुद्ध हैं। पहला गुट खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। दूसरा गुट कुमारी शैलजा का, जो भले ही मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष हैं, लेकिन वे प्रदेश में कहीं भी कोई कार्यक्रम करें, हुड्डा उस कार्यक्रम को फेल करने में पूरा जोर लगाते हैं। हाईकमान ने विधायक दल के कहने पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। तीसरे गुट की बात करें तो तीसरा गुट रणदीप सुरजेवाला का है। रणदीप सिंह एक अच्छा वक्ता है और प्रदेश में उनकी छवि अच्छी है। बावजूद इसके हुड्डा उन्हें रुकावट समझते हैं। जब तक प्रदेश में हुड्डा एक्टिव हैं, तब तक रणदीप सीएम की दौड़ से बाहर रहेंगे। अब बात चौथे गुट की। चौथा गुट कुलदीप बिश्नोई का है। कुलदीप बिश्नोई को दबाने में भी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सफलता हासिल की है। अशोक तंवर को तो पार्टी से बाहर का रास्ता ही दिखा डाला था। पंजाब के नए सीएम का ऐलान। दलित नेता चरणजीत चन्नी नए मुख्यमंत्री होंगे। सुखजिंदर रंधावा और ब्रह्मा मोहिंद्रा बनेंगे डिप्टी सीएम। आज सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण होगा। कांग्रेस के दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी राज्य के नए सीएम होंगे। चन्नी रामदासिया सिख कम्युनिटी से आते हैं। इधर खबर मिली है कि सुखजिंदर रंधावा और ब्रह्मा मोहिंद्रा को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब से लगातार 3 बार विधायक बने हैं। 2007 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता था। इसके बाद 2 बार कांग्रेस के टिकट पर एमएलए बने। सन 2015 से 16 तक पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में उन्हें टेक्निकल एजुकेशन और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मंत्री बनाया गया था। अमरिंदर सिंह के खिलाफ अगस्त में हुई बगावत की अगुवाई करने वालों में चन्नी प्रमुख थे। उन्होंने कहा था कि पंजाब के मुद्दों को हल करने के लिए हमें अमरिंदर पर भरोसा नहीं रहा। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले सीएम के लिए सुखजिंदर सिंह रंधावा यानी सुखी के नाम पर सहमति बन गई थी, लेकिन नवजोत सिद्धू उनके नाम पर राजी नहीं थे। सिद्धू ने खुद को सीएम बनाने का दावा ठोका था, लेकिन वे पंजाब कांग्रेस के प्रधान हैं, इसलिए हाईकमान ने उनके नाम को हरी झंडी नहीं दी। इसके बाद सिद्धू खेमे ने दलित मुख्यमंत्री बनाने की बात कही। सिद्धू की तरफ से चन्नी का नाम रखने के पीछे खास वजह है। दरअसल सिद्धू ऐसा सीएम चाहते हैं जो उनकी बात सुने, लेकिन सुखजिंदर रंधावा का स्वभाव इस तरह का नहीं है।